हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। चैप्टर 4 कौन सा? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन इसको अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं कि अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े वो अप्लाई कर पाते या नहीं कर पाते। पहला क्वेश्चन 4.1 फटाक से एनसीईआरटी ओपन कर दो। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज स्केलर और वेक्टर। बहुत सारी क्वांटिटीज दे रखी है, कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। तो मैंने स्केलर को अलग लिख लिया। वॉल्यूम स्केलर है, मास स्केलर है, स्पीड स्केलर है, डेंसिटी स्केलर है, नंबर ऑफ मोल्स स्केलर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर है। वेक्टर कौन सी हुई सर? जो गिवन है उसमें से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंड कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो ये फर्स्ट 4.1 हो गया। 4.2 देखो, पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। बहुत सारी लिस्ट दे रखी है। सबसे पहला फोर्स वेक्टर है, आपको स्केलर सिलेक्ट करना है। कितनी स्केलर? 2। फोर्स नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, वर्क और करंट। उनमें से कौन सी होगी? वर्क एंड करंट। उसके बाद लीनियर मोमेंटम नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होती, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर होती। ओके, नेक्स्ट आ जाओ 4.3 पे। 4.3 में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ो। पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। फॉलोइंग लिस्ट में ओनली वेक्टर क्वांटिटी आपको पिकअप करनी है। टेम्परेचर, प्रेशर, इंपल्स, टाइम। देखो इंपल्स है वो वेक्टर है, प्रेशर स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, टाइम स्केलर है। हाँ, टाइम की डायरेक्शन होती है। टाइम के बारे में बताओ, इंटरेस्टिंग थिंग कि टाइम पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू फ्यूचर। इसकी एक पर्टिकुलर ऑलरेडी डायरेक्शन डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है। ऐसा थोड़ा मन करे पीछे चला जाऊं। अच्छा, 2020 के बाद 21 ही आएगा ना। ऐसा नहीं मन करा यार 2019 में चले जाते, इस बार कोरोना आ गया था ना। ऐसा नहीं करता टाइम, समझ गए? तो टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है। कई बच्चे सोच रहे हो सर टाइम की एक मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। हाँ बिल्कुल डायरेक्शन होती है, बट स्टिल स्केलर क्वांटिटी है। ओके, पावर स्केलर, टोटल पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस भी स्केलर, एनर्जी स्केलर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आगे पढ़ोगे स्केलर, चार्ज 12th में पढ़ोगे स्केलर। ओके, तो सिर्फ इंपल्स है वो वेक्टर है जो गिवन दे रखी है। उसमें से 4.3 में ओनली इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स को फिजिक्स में जे से रिप्रेजेंट किया और इसके ऊपर एरो लगाया, मतलब कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसे याद रखोगे बताता हूं। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 11th क्लास में या 9th क्लास में, सॉरी 11th में अभी पढ़ रहा हूं, 9th क्लास में न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ा होगा, F बराबर ma। वो यहीं से तो आया था, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज द फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी इज व्हाट? मोमेंटम में चेंज। अगर मैं इस डेल्टा टी को इस साइड मल्टीप्लाई करा दूं तो फोर्स इनटू डेल्टा टी तो इंपल्स होता है, फोर्स इनटू डेल्टा टी तो इंपल्स होता है, और ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, इंपल्स किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू डेल्टा टी के इक्वल। तो इंपल्स के बारे में याद रखना, आगे मैं पढ़ा भी दूंगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखो 4.4। 4.4 क्या बोल रहा है? स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक। 4.4 पे आ जाओ फटाक से। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन विद स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। बोल रहा है भाई साहब ये मीनिंगफुल होगा नहीं होगा, रीजन बताना है। तो सबसे पहला है ए पार्ट, एडिंग एनी टू स्केलर्स। पागल हो क्या? स्केलर्स का मतलब कुछ भी ऐड कर दोगे। 2 किलो प्लस 5 मीटर या फिर 2 किलो प्लस 2 सेकेंड, कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला मीनिंगफुल नहीं है। नो, मास प्लस डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर है, मास स्केलर है, ऐसे ऐड नहीं कर सकते। डायमेंशन शुड बी सेम, दोनों सेम होने चाहिए। मास में मास ऐड होगा, टाइम में टाइम। ओके, सेकंड बोल रहा है कि एडिंग ए स्केलर टू वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। एक स्केलर है और एक वेक्टर है, दोनों की डायमेंशन सेम है। फॉर एग्जांपल एक स्पीड है स्केलर और दूसरी वेलोसिटी है वेक्टर, दोनों मीटर पर सेकंड, लेकिन ऐड नहीं कर सकते। एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई, उनको ऐड नहीं किया जा सकता। इवन उनकी डायमेंशन सेम हो, डायमेंशन सेम हो फिर भी आप उनको ऐड कर नहीं सकते। नो, बी का आंसर क्या हो गया? नो। रीजन बता दिया,
ओके, सी पार्ट बोला मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, यस इट कैन बी डन, ये हो सकता है, देख लो ये पॉसिबल है। ये वाला पॉसिबल है सी पार्ट, कि किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो एक नया वेक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इज एसरलेशन, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इसको मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, मास क्या है, स्केलर, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, फोर्स, क्या बन जाएगा, फोर्स, अनदर वेक्टर क्वांटिटी, तो इट कैन बी डन, ये हो सकता है, इट पॉसिबल है, ठीक है, तो यस लिख लो सी। उसके बाद डी है, डी क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, दो स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कर सकते हो, यस यस, सॉरी मैंने एफ देख लिया, डी 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 डी, चलिए अब ये रफ कर रहा हूं, 4.3 का सी वहां तक हो गया, 4.4 का डी दिखा, आया फटाक से 4.4 का पार्ट डी, एनी टू स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, यस देख लो, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सब कुछ स्केलर रहते हो, स्केलर मल्टीप्लाई स्केलर अगेन स्केलर, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यही क्या होता है, रो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला याद रखो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डिवाइड कर सकते हो, स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, अगला पार्ट ई पार्ट क्या बोल रहा है, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, अरे फिर बोल दिया कि टू वेक्टर को ऐड कर दो, इसका आंसर था यस, इसका आंसर होगा नो, एडिंग टू वेक्टर, यार वेक्टर टू ऐड कब होंगे, जब दोनों की डायमेंशन सेम हो, ऐसा नहीं कर सकते आप फोर्स में एक्सेलरेशन ऐड कर दो, सर ये दोनों वेक्टर है, अरे वेक्टर है बट ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन शुड बी सेम, अगर वेक्टर है तो डायमेंशन दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड कर सकते हो, समझ में आया, लेकिन इसने बोला है कि किसी भी टू वेक्टर को। ओके, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, ये वाला पोर्शन समझ लो, एफ पार्ट एफ, इसका भी आंसर होगा नो, क्यों नो, इसने बोला एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, अब जब कंपोनेंट ले लेते हो ना, ये कोई वेक्टर है उसका कंपोनेंट ले लेते हो ना, फिर वापस उसी वेक्टर में आप ऐड नहीं कर सकते, जैसे ये ए है ना और ये थीटा है, लेट्स से दिस इज ए, तो इसको लिख लोगे a cos थीटा और इसकी कुछ डायरेक्शन दे दी, वापिस आप इस a में ऐड नहीं कर सकते, वापिस इस a में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अब a का तो आपने कंपोनेंट ले लिया ना, तो कंपोनेंट वापिस सेम वेक्टर में ऐड नहीं होता, लिख लो कंपोनेंट सेम वेक्टर में could not be added, ठीक है ना, ऐड नहीं कर सकते, लिख लेना, कंपोनेंट लेने के बाद वापिस उसी सेम वेक्टर में नहीं ऐड कर सकते, किसी दूसरे में कर सकते हो पर सेम में नहीं कर सकते। ओके, और सेम में भी नहीं कर सकते और दूसरे में करो तो याद रखना डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ओके 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 4.5 क्या बोला, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली, स्टेट विद रीजन इफ ट्रू और फॉल्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, यस, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, वेलोसिटी लाइट से आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओनली 5, मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर होता है, और नंबर एक स्केलर चीज होती है, यस, तो पहला रीजन समझ में आ गया, ए पार्ट 4.5 का ए पार्ट, यस ट्रू, अच्छा ट्रू और फॉल्स बोल रहा है, तो पहला पार्ट ट्रू, ठीक है, पहला पार्ट ट्रू बोल रहा है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि हाँ, each component of vector is always a scalar, गलत बात, each component of a vector is always scalar, false, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, कंपोनेंट वेक्टर ही तो आता है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लेके आता है, लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस, तो इसके साथ आई कैप आएगा, अगर ये वेक्टर ए है ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए एक्स आई कैप,
कंपोनेंट स्केलर नहीं बोल सकते। 4.5 का कौन सा था, बी पार्ट, each component of a vector is always a scalar. Now the total path length is always equal to the magnitude of displacement vector of particle. कैसी बात कर रहे हो यार, फॉल्स। कौन सा था, फॉल्स। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑलवेज अलग चीज होती है। मान लो एक पार्टिकल यहां से ए से लगाकर ऐसे बी तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होगा या पाथ लेंथ क्या होगी, ये वाला। तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये चीज दिमाग में रखना, पहले पढ़ा चुका हूं। सर इक्वल कब होगा, जब मोशन स्ट्रेट लाइन के अलाउंग हो और पीछे ना है, पार्टिकल डायरेक्शन चेंज ना करे, स्ट्रेट लाइन पे मोशन करे एंड डायरेक्शन चेंज नहीं करे, इन दैट केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा पार्ट था, सी पार्ट। ओके, डी पार्ट। द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, इन्होंने डिफाइन भी कर दिया। एवरेज स्पीड क्या होती है वो डिफाइन किया है, is either greater or equal to the magnitude of average velocity of particle over the same interval of time. Yes, ये सही है। तो ये फॉल्स था, सी, डी ट्रू है, डी बिल्कुल सही है, डी एकदम सही है। डी पार्ट क्या बोल रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेट्स से डेल्टा टी दोनों में सेम है, क्या है, सेम है। तो मेरे को एक बात बताओ, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस तो ऑलवेज ग्रेटर होगी डिस्प्लेसमेंट से, सिर्फ इक्वल तभी होगी जब एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन होगी और पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे। तो यहां से साफ साफ पता चला कि एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर होगी और इक्वल भी हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, ई पार्ट बोल रहा है कि 3 वेक्टर नॉट लाइंग इन प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। नल वेक्टर समझते हो, नल वेक्टर यानी कि 0। ई बोल रहा है कि 3 वेक्टर अगर एक प्लेन में नहीं है, देखो अगर एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी एंड तीसरा वेक्टर वापस यहीं पे आ जाए सी, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा पॉलीगन साइक्लिक बन गया ना, जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे वापस आ गया, मतलब 0 हो गया ना। तो यहां मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। बट ये तो एक बॉर्ड वाले प्लेन में है ना, इसने बोला कि अगर तीनों वेक्टर प्लेन में नहीं होंगे तो कभी भी ऐड 0 नहीं आएगा, मतलब नल वेक्टर नहीं आ सकता। यस, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, और दूसरा अगर बॉर्ड के बाहर होगा ना तो कभी भी नल वेक्टर नहीं आ सकता। तो नल वेक्टर लाने के लिए एक ही प्लेन में होना बहुत जरूरी है। तो पता चल गया कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि कोप्लेनर होगा, मतलब सेम प्लेन में होगा तभी नल आएगा, तभी 0 आएगा। तो ये हो गया फॉल्स। इन्होंने बोल दिया कि सेम प्लेन नहीं है, सेम प्लेन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं 4.6। चलिए रफ कर रहा हूं ये वाला पोर्शन। 4.6 देखो फटाक से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 4.6। 4.6 सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ लो, और यार नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि एक बार सॉल्यूशन लिखवा रहा हूं ना, बहुत प्यारे प्यारे सॉल्यूशन बता रहा हूं। 4.6 और विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से। एस्टेब्लिश द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। आप ज्योमेट्री से बताओ यार, कैसे भी बताओ, लेकिन ये चीज बताओ कि आपके पास ये यहां पे ना एक चीज मिस हो रही है, ये वेक्टर है, ये ए और बी के ऊपर क्या है, वेक्टर, क्योंकि इन्होंने वेक्टर बोल रखा है। वेक्टर इनइक्वालिटीज क्वेश्चन में देखो, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग, क्वेश्चन पढ़ना इसलिए तो इंपॉर्टेंट होता है। फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। ओहो,
पहला क्या बोल रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन्होंने ए प्लस बी लिखा, आप वेक्टर लगा लो इस पे वेक्टर लगा लो, इक्वल टू इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, दो वेक्टर है, बी पार्ट क्या बोल रहा है, ए और बी को एक साथ निपटाते हैं, वेक्टर ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड ए वेक्टर माइनस मोड बी वेक्टर और इसका होल मोड, मतलब नेगेटिव नहीं, उसने पॉजिटिव बना दिया, उसने क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। ए और बी पार्ट करते हैं, मैं समझाता हूं कि आपके पास लेट्स से दिस इज वेक्टर ए और एक वेक्टर आपके पास बी है, ऐसे ये वेक्टर क्या है, बी है। तो इन दोनों का सम कैसे आएगा, ट्रायंगल लॉ से आएगा। लेट्स से ये एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ले लो, कितना ले लो, थीटा ले लो। तो समझने की कोशिश करना, सी वेक्टर यहां पे आएगा और ये सी वे यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर यहीं पे तो आएगा। ट्रायंगल लॉ याद करो, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर के बाद, अच्छा यहाँ पे ऐसा रख दो, तो ये हो जाएगा सिंपली ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी। अगर मैं इसका मोड लूं, यानी कि ट्रायंगल की तीसरी साइड दोनों साइड के सम से कम होती है, तो ये लिख रखा है कि इस साइड का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ कर दोगे तो ये वाली लेंथ है वो इन दोनों के सम से कम आएगी। यहां से भी दिख रहा है ना, अरे यार ये लेंथ प्लस ये लेंथ दोनों करोगे तो टोटल लेंथ ऑलवेज इन दोनों के इंडिविजुअल लेंथ से कम आएगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस फोटो से आपको दिख रहा है क्लियरली कि ट्रायंगल की थर्ड साइड, इसको आर बोल लो, तो मोड ऑफ आर इज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी। लेस देन तो सर समझ में आ गया, इक्वल कब होगा सर, इक्वल कब होगा, इक्वल तभी होगा जब आप देखो कि ए वेक्टर ऐसे हो और बी वेक्टर ऐसे हो, मतलब ऐसे हो जाए, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, दोनों के सम भी इक्वल आ जाएगा, सीधी सीधी लेंथ ऐड हो जाएगी। ए प्लस बी करोगे तो सीधे वेक्टर ऐड हो जाएंगे, अगर दोनों एक लाइन में है ना तो सीधे ऐड हो जाते हैं, ए प्लस बी आ जाता है, क्या आ जाता है, ए प्लस, और रिजल्टेंट भी सीधा ए प्लस बी आ जाता है। तो समझ में आया नहीं आया, तो ये चीज समझ में आ गई। दूसरा बोलोगा ए प्लस बी है वो ए माइनस बी के मोड से ऑलवेज ग्रेटर होता है। देखो आपको क्या करना है, ए यहाँ कुछ गलती कर रहा हूं, नहीं सही, ए मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, ये है मोड ऑफ ए और ये है मोड ऑफ बी, ये लेंथ, अगर इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस करो तो इस लेंथ से तो ऑलवेज कम आएगी ना। अरे ये लेंथ है और ये लेंथ है, इन दोनों का डिफरेंस लो, इस लेंथ माइनस दिस लेंथ, मान लो कुछ नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव के लिए मोड लगाया, पॉजिटिव कर देगा, भले पॉजिटिव आए लेकिन इस रिजल्टेंट के वैल्यू से तो कम आएगा। फोटो से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है तो मस्त रहो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन सी एंड डी पार्ट करते हैं, सी एंड डी क्या बोल रहा है, मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। आपको वेक्टर आता है नहीं आता वो चेक करवा है, इसको बोलते हैं मैथ्स में इनइक्वालिटीज। ए प्लस इंडिविजुअल है ना, यस, बी, और डी पार्ट क्या बोल रहा है, ए माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ इंडिविजुअल का डिफरेंस। ये मोड, ये बड़ा वाला मोड डिफरेंस में क्यों लगाया, क्योंकि अगर ये चीज नेगेटिव भी आ जाएगी ना तो बार वाला मोड इनको पॉजिटिव कर देगा, बस ये मतलब था, ठीक है। तो व्हेन डज द इक्वलिटी साइन अबव अप्लाई, कब अप्लाई करना चाहिए वो देख लो। अब देखो आपके पास अगेन दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, आपको क्या बोल रखा है, ए माइनस बी, तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, इसके जस्ट पैरेलल और लेंथ उतनी की उतनी। अरे माइनस बी वेक्टर ऐसे तो बनेगा, तो एक काम करो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो ना। बच्चे ने बोला हो सर पता चल गया हमें, तो मैंने बोला बहुत बढ़िया, दिस इज द माइनस बी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन क्या करते हैं, स्मार्ट लोग है ना, मस्ती कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज द रिजल्टेंट,
ए माइनस बी, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अब फिर समझो कि दिस इज द ए माइनस बी, दिस इज व्हाट ए माइनस बी, इसका अपने को काम नहीं है, बी का माइनस बी बना दिया, बी का अपन ने क्या बना दिया माइनस बी बना दिया। अब बोल रखा है कि जो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ इन दोनों के सम से तो कम होगी ना यार, तो इन दोनों का इंडिविजुअल सम कर रहे हो उससे तो ऑलवेज कम ही होगी। कैसी बात कर रहे हो, समझ में आया नहीं आया, पक्का। ओके आगे बढ़ते डी पार्ट, ए माइनस बी क्या मतलब यही वाली लेंथ, इसका माइनस इसका डिफरेंस करोगे उससे ये ऑलवेज ग्रेटर होगा, ये वाली चीज ऑलवेज क्या होगी ग्रेटर होगी। इन दोनों का अगर डिफरेंस कर दोगे तो ये वाली चीज ग्रेटर आएगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझना आता तो एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अगर ये चीज आपको मैंने तो समझाने की कोशिश की फिर भी अगर नहीं समझ में आया, इधर ले लो आप 3 लेंथ 3 आई कैप और इधर ले लो आप 4 जे कैप, कितना ले लो 4 जे कैप, ये 90 डिग्री है दो वेक्टर, तो ये कितना होगा ऑब्वियसली 5, ये लेंथ कितनी होगी 5 होगी ना, वो एंगल छोड़ो, ये इस लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5। देखो इंडिविजुअल सम करूंगा तो 3 + 4 7 आता है, वो 5 से क्या होगा, अगर a माइनस बी भी करूंगा तो भी 5 आएगा, क्योंकि -4 इधर होगा ना -4 जे कैप, तो इधर भी करूंगा ना तो भी 5 आएगा। अब इस एग्जांपल से आप अच्छे समझ सकते हो कि देखो 3 + 4 इंडिविजुअल सम करो तो 7 आता है, जो कि रिजल्टेंट से ज्यादा है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर a + b का, दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b। ऐसे एग्जांपल से बहुत मजा आएगा तुम्हें। अगर बच्चे को नहीं समझना आता तो मेरे पास हजारों तरीके हैं, उसको मैं कैसे भी करके बेवकूफ बना देता हूँ, नहीं समझा देता हूँ, ठीक है, बेवकूफ नहीं समझा देता। ओके बच्चे बोल रहे हमें बेवकूफ बना रहा है ना, नहीं तो मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। 4.7 क्या बोल रहा है कि गिवन a + b + c + d = 0 which of the following statement are correct। यहाँ पे इन्होंने वेक्टर छोड़ दिया आई थिंक, क्योंकि ऑप्शन में नल वेक्टर बोल रहा है, a + b + c + d ये 0 आ रहा है ऐसा बोल रहा है, इन सब का सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। आपको ये चीज मैंने पढ़ाई थी, दिस वेक्टर a, दिस वेक्टर b, दिस वेक्टर c एंड दिस वेक्टर इज d। अगर वापस यहीं पे आ गया डी वेक्टर, फिर एकदम साइक्लिक पॉलीगन बन गया। अरे साइक्लिक पॉलीगन बन गया, और साइक्लिक पॉलीगन 0 कर देगा, क्योंकि दिस प्लस दिस जहां से स्टार्ट हुआ था वही घूम फिर के आ गया ना, तो नेट सम 0 हो गया। ऑप्शन ए बोल रहा है ए बी सी एंड डी मस्ट ईच बी ए नल वेक्टर। कोई जरूरी थोड़ा ही है, ये नल वेक्टर थोड़ा ही है, इसकी तो कुछ वैल्यू है ना, नल का मतलब होता है 0, तो मस्ट है ना, इसकी जगह में होता तो ए सही होता, लेकिन ए फॉल्स हो गया, ए गलत है। ओके मस्ट है ना, इसके लिए गलत हुआ, में होता तो सही हो जाता। अगला द मैग्नीट्यूड ऑफ AC इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ BD, बिल्कुल सही बात, दो चीज का मैग्नीट्यूड है। यहां से A और C को ऐसे रखा, A + B पार्ट में रखा, A + C इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ B + D, माइनस टाइम ऑफ B + D। इन दोनों का इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी 0 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब B है वो करेक्ट है, B करेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ A कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड B, C एंड D। यस, A का C पार्ट भी सही है, क्योंकि A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ B + C + D। अरे 0 के इस साइड ले जाऊंगा ना, तो ये इसका मैग्नीट्यूड इनके मैग्नीट्यूड से B + C + D के मैग्नीट्यूड से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बराबर ही होगा तभी तो 0 आएगा। नल वेक्टर लाना है आपको, 0 लाना है। ओके तो C सही हो गया। D पार्ट, B + C मस्ट लाई इन प्लेन ऑफ A and D if A and D are not collinear and line of A and D if they are collinear। देखो बड़ा भयानक क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, लैंग्वेज गंदी दी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है।
डी पार्ट क्या बोल रहे हैं कि बी प्लस सी मस्ट लाई इन प्लेन ऑफ ए एंड डी। मान लो ये तुम्हारा बी प्लस सी है, एक प्लेन में, बी प्लस सी किसी प्लेन में, मस्ट लाई इन प्लेन ऑफ ए एंड डी, ए एंड डी के प्लेन में। ओके 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 ओके, ए और डी के प्लेन में, ठीक है ठीक है। फिर क्या बोल रहा है इसमें, फिर क्या बोल रहा है, इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर, ए एंड डी कोलिनियर भी नहीं है, एक ही लाइन में थोड़ी है। अगर ए और डी ऐसे कोलिनियर होते हैं, ए और डी क्या होता है, ऐसे कोलिनियर होता है, ऐसे ए और डी कोलिनियर हो जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर दो, ए एंड डी कोलिनियर हो गए, कैसे भी कर सकते हो, ए एंड डी क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। इफ दे आर कोलिनियर लाइन एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी, तो आपको b प्लस सी भी इसी प्लेन में लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसे उल्टे वेक्टर लाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब डी पार्ट भी सही हो गया, डी पार्ट भी क्या हो गया, सही हो गया। मुझे पता है डी में तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा लैंग्वेज की वजह से, बाकी कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4.8 देखो, क्वेश्चन नंबर 4.8 रफ कर रहा हूँ, 4.8 देखते हैं फटाक से। 4.8 पे 4.7 आप स्किप कर सकते हो, मैं टेस्ट में नहीं पूछूंगा, आई एम श्योर। 4.7 नहीं पूछूंगा, स्किप कर दो, 4.7 आप स्किप कर दो, छोड़ दो। इसलिए छोड़ने को बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो बाद में बता दूंगा, जब मिलोगे ना ऑफलाइन, जब स्कूल खुल जाएगा तब सब सही चल रहा होगा, मुझे डाउट पूछ लेना फिर से। 3 girls skating on a circular ice ground of radius, 3 girls skating कर रही है, वाओ। Ground of radius 200 meter, okay, starting from point P on the edge of the ground and reach a point Q diametrically opposite to P following magnitude of the displacement. नहीं, different path as shown in figure 4.20. What is the magnitude of displacement vector for each? सबके लिए displacement का क्या magnitude होगा? And for which girl is this equal to actual path of skate? ABC 3 लड़कियां, कितने लड़कियां, 3 लड़कियां। ये ग्राउंड है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको 200 मीटर, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 200 मीटर। अच्छा, ये पॉइंट P है, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट Q है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको 200 मीटर। ओके, 200 मीटर ना। एक जाती लड़की ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, दिस इज द पाथ ए, लड़की ए, और दिस इज लड़की बी, और एक लड़की ऐसे 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 करके, दिस इज लड़की सी, ए बी सी मिस कर रहा है, कोई नहीं। अब बोलेगा तीनों इनिशियल पॉइंट सेम, फाइनल पॉइंट तीनों का सेम, तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, क्योंकि तुम किसी भी रास्ते से जाओ इनिशियल और फाइनल को सीधा मिला दो, वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों के लिए सेम होगा, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r के इक्वल, r प्लस r ना, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू r कितना 200, यानी कि आंसर कितना आ गया 400 मीटर। सभी के लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 400 मीटर होगा। इनके पाथ लेंथ भले अगर है, आपको पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, ओके गुड, मजा आ गया। कौन सी गर्ल के लिए एक्चुअल पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, जो गर्ल बी है वो इसी पाथ को फॉलो कर रहा है जो डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ है, गर्ल बी, तो किसके लिए, बी के लिए, गर्ल नंबर बी है ना, सेकंड वाली, उसके लिए। चलो आ जाओ 4.9, रफ कर रहा हूं, 4.9 पे आया, ये टेस्ट में पूछ सकता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। 4.9 ये भी पूछ सकता हूँ, 4.9 के चांसेस ज्यादा है। आओ फटाक से 4.9। ए साइकिल, एक साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ओ, एक साइक्लिस्ट है सेंटर से स्टार्ट करता है, ऐसे जाता है, फिर उसके बाद सर्कुलर ट्रैक पे जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक फॉलो करता है ऐसे, और फिर थोड़ा फोटो सही होंगे ना, हाँ, फिर वापस आ जाता है, ये पाथ फॉलो करता है, ठीक है, देखो ना ऐसे करते हैं। इसका नाम दिया इन्होंने OPNQ,
ठीक है। A cyclist start from the center O of a circular park of radius 1 किलोमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है? 1 किलोमीटर। ठीक है। Reaches the P of the park and then cycles along the circumference, इस circumference पे, and returns to the center along QO, फिर QO से वापस सेंटर पे रिटर्न कर रहा है। If the round trip takes 10 मिनट, यहां से स्टार्ट होके वापस यहीं तक आने में टाइम कितना लगता है? 10 मिनट। राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है? वहां से स्टार्ट करके वापस वहीं आ जाना, उसे बोलते हैं राउंड ट्रिप। नहीं होता यहाँ से दिल्ली जाओ फ्लाइट से और दिल्ली से वापस यहीं आ जाओ, यू आर राउंड ट्रिप। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? कैसी बात करते हो यार, जहां से शुरू हुए थे वहीं पे खत्म हो गए, जहां से कहानी शुरू हुई वहीं से खत्म होगी। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो ना, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। ओके। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। बी, एवरेज वेलोसिटी। बेवकूफ बना रहे हो क्या? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा टी जो भी हो। 10 मिनट से क्या लेना देना? जब ऊपर वाले जीरो हो गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया। सी पार्ट क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल पाथ लेंथ, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओके सर। देखो कैसे करते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? टोटल डिस्टेंस O से P 1 किलोमीटर, फिर P से Q, ये एंगल π/2 दिख रहा है, ये एंगल कितना दिख रहा है? π/2 दिख रहा है। तो P से Q निकालना हो तो आर्क लेंथ क्या होती है? r थीटा। r कितना? 1 किलोमीटर, थीटा कितना? π/2, तो ये कितना आ जाएगा? π/2 किलोमीटर। और ये वापस यहां से यहां आ रहा हो तो फिर 1 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 1 किलोमीटर प्लस π/2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, यानी कि 2 प्लस π/2। टोटल डिस्टेंस होगी 2 प्लस π/2 अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? 10 मिनट। मिनट को ओवर में कन्वर्ट कर दो, 10/60 ओवर, ऊपर क्या है? किलोमीटर। अब पाई की वैल्यू रख दो 3.14, उसमें ऐड करके कैलकुलेटर से सॉल्व कर देना, आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए 4.10 देखते हैं। फटाफट रफ कर रहा हूं, 4.10 पे आ जाए। बाकी तुम्हें मैं एक बात बताऊं, ये एक्सरसाइज पूरी नहीं करवाते बच्चों को, ये एक्सरसाइज पूरी नहीं करवा जाती। मैं तो तुम्हें एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन, सिंगल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं। अगर तुम अच्छे से और एफर्ट डालोगे तो मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। 4.10 पढ़ो। ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट follows a track, then turns to his left by an angle of 60 degree after every 50-100 meter। 4.10 टेस्ट में पूछा जाएगा। बच्चे बोले सर मजे पड़ गए, टेस्ट में क्या पूछा जाएगा वो भी बता दो, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लेना, चीटिंग मत करना प्लीज। ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 50-100 meter, starting from a given turn. Specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. Compare the magnitude of displacement with the total path length covered by the motorist in each case। Okay, क्या करता है? एक मोटरिस्ट है, बाइक लेके रवाना हो जाता है, 500 मीटर चलता है और उसके लेफ्ट में ऐसे जा रहा था, उसने लेफ्ट में कितने डिग्री से? 60 डिग्री से, लेफ्ट में 60 डिग्री से टर्न ले लिया। दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री टर्न लिया। अब इसके बाद फिर 500 मीटर चला, 500 मीटर, फिर 500 मीटर, फिर वापस लेफ्ट में टर्न ले लिया 60 डिग्री से, ऐसे जा रहा था 60 डिग्री पे टर्न ले लिया, ऐसे करके 60 डिग्री पे क्या ले लिया? टर्न ले लिया। अगेन कितना चला? 500 मीटर 60 डिग्री, फिर क्या करा? 500 मीटर 60 डिग्री पे फिर टर्न ले लिया, फिर क्या कर दिया? 500 मीटर चला और 60 डिग्री पे टर्न ले लिया। समझ में आ रहा है ना?
फिर क्या किया इसने, फिर 500 मीटर चला और फिर टर्न, फिर वापस टर्न, ऐसे टर्न लेता है तो वापस वहीं पहुंच जाता है, वापस वहीं पहुंच जाता है, जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं पहुंच जाता है। एक आपके पास एक हेक्सागन बन गया, रेगुलर हेक्सागन बन गया, जिसकी साइड कितनी है 500 मीटर, जिसकी साइड कितनी है 500 मीटर। उसने बोला कि पहला टर्न कहां लिया, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया, स्टार्ट, तो पहला टर्न फर्स्ट यहां पे, सेकंड यहां पे, उसने क्या बोला है, थर्ड 6 एंड 8, ये फर्स्ट ये सेकंड, दिस इज द थर्ड टर्न, कौन सा टर्न, थर्ड, दिस इज द फोर्थ टर्न, दिस इज द फिफ्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, कौन सा टर्न लिया, फिफ्थ, यहाँ पे 6 लेगा, यहाँ पे 7 लेगा और यहाँ पे 8 टर्न लेगा, वापिस ये पाथ फॉलो करता है, यहाँ से स्टार्ट होके जूम 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 ऐसे चलता है। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि कंपैरिजन करना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस, सारे केस में। केस फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं, केस फर्स्ट यानी कि थर्ड टर्न, कौन सा टर्न, तीसरा टर्न, तीसरा टर्न बिल्कुल ऑपोजिट है, तीसरा टर्न बिल्कुल ऑपोजिट है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यहां से ये वाली लेंथ निकाल, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा। बच्चों ने बोला 10, ये 500, ये 500, ये 500, सर ये एक साइक्लोहेक्सेन की प्रॉपर्टी बताता हूं, अरे क्या बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में होता साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन रेगुलर हेक्सेन होता है उसका, फिर क्या बोल रहा हूँ, हेक्सागन, हेक्सेन केमिस्ट्री में होता है, ठीक है, हेक्सेन का होता है केमिस्ट्री में, देखने को मिला है। अगर इसकी साइड ए है ना, तो ये वाली लेंथ 2a होती है, ये लेंथ कोई भी ले लो, यहां से 2a होती है, कितनी होती है, 2a होती है। एक काम करो, एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों 2a होती है, एक काम करो, समझा देता हूं अच्छे से, एक बार समझा देता हूं मैथ से। ओके, अगर ये साइड a है तो यहां से यहां पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 2a होगी, यहां से यहां की भी 2a होगी, यहां से इसके जस्ट ऑपोजिट वाले डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, 2a होती है। बच्चे ने बोला सर कैसे, क्योंकि ये भी a है और ये भी a है। अब समझना कि देखना ये एंगल कितना, 60 डिग्री। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लॉन्च करूं तो यहां पे आएगा, और यहां से भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस लाइन पे तो यहां पे आएगा। देखो दिस लेंथ इज a, ये लेंथ कितनी a, तो इसका इधर x एक्सिस पे कंपोनेंट कितना आएगा, a cos 60, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a cos 60। सिमिलरली ये भी a है ना, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, a cos 60, ये कितनी हो जाएगी, a cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये लेंथ हो जाएगी a/2 प्लस a by 2, आधा a/2 और a/2 a, और a से जुड़ गया तो टोटल 2a आ गया। तुम कुछ भी करो 2a आएगा। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इन दोनों लेंथ को ऐड करो, ये कितना, तो ये a sin 60 प्लस a sin 60, क्योंकि a का एक कंपोनेंट इधर आएगा, रहने दो, आपको 2a समझ में आया नहीं आया, अच्छे से बोलो 2a समझ में आया नहीं आया, फटाक से मैथ्स आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, मैथ्स। ओके, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू 2a, और a कितना है 500 मीटर, अरे 500 मीटर, तो ये 2a कितना हो जाएगा 1000। ओके सर थर्ड टर्न यहां पे लिया, डिस्टेंस कितनी हुई, ये चला ऐसे 500 500 1000 500 1500, कितना 1500, तो समझो डिस्टेंस इज 1500, कितना 1500, और डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट 1000 तो कंपैरिजन किसका करना है, कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अगर मैं ऐसे कर दूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस या पाथ लेंथ, मैं पाथ लेंथ को डिस्टेंस लिख रहा हूं, तो ये कितना है 1000 अपॉन 1500, तो ये आ गया 2/3, अरे 500 से डिवाइड कर दो तो ठीक है, कैंसिल आउट कर दो तो ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस,
केस नंबर सेकंड, फिफ्थ टर्न, नहीं, सिक्स टर्न, कौन सा टर्न, थर्ड, सिक्स एंड एट, सॉरी सिक्स तो यही होगा, जब फिफ्थ टर्न यहाँ हो रहा था तो सिक्स यही होगा। सिक्स में क्या होगा, जहां से स्टार्ट हुआ वापिस घूम फिर के वहीं आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। सिक्स टर्न में तो मजे आ गए, सिक्स टर्न। डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट सर जीरो। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस सर बहुत आसान है, 500 500 500 6 बार कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 500 इंटू 6 3000 मीटर। तो आपको पता चल गया कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ऐसे कर दो अच्छा लगेगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना, नो 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 नो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, 0/3000, जीरो ही आएगा ना। तो कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन का मतलब ऐसे ही बता दो क्या रिलेशन होगा, ठीक। अगली वाली चीज, थर्ड केस, 8 टर्न पे, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, 8 टर्न कहां पे, यहां पे, तो यहां का इस पॉइंट का इनिशियल पॉइंट कौन सा था, यहां का, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अरे डिस्प्लेसमेंट तो यही हो जाएगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड केस। सर डिस्टेंस कितनी होगी, बच्चे क्या करते हैं, 500 500 1000, अबे पागलों, 500 फिर पहला टर्न, फिर 500 500 500 500 500, 6 टर्न में तो आपने 3000 चल लिया, 3000 के बाद फिर 500 3500, फिर 500 4000, क्योंकि आपने 8वां टर्न लिया है, हर टर्न में 500 चलते हो तो 8वें में, इसलिए डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ हो जाएगी 4000 मीटर, 4000 मीटर। ओके, ये समझ में आ गया, 4000 मीटर, क्यों, क्योंकि 8 बार 500 500 500। अब सुनो, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, इनिशियल टू फाइनल। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला है, सर ये एंगल 60 पता है, तो इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये ऐसे हो जाएगा 500। सोचो, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, थोड़ी देर के लिए, तो ये 500 ये 500, इन दोनों का सम ही तो करना, 500 और 500 का रिजल्टेंट, ये आर्क लाना है आपको, 500 प्लस 500 कैसे लाओगे, दोनों के बीच का एंगल कितना, 60। फॉर्मूला लिखा है था रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद आया ना, बोला आया सर। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, ए कितना 500 और वेक्टर बी भी कितना 500, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल ही है ना, तो 500 का स्क्वायर प्लस बी कितना 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 500, ए और बी दोनों इक्वल है, इंटू cos 60, थीटा कितना दोनों के बीच का 60, तो cos 60 कितना हुआ 1/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 500 इंटू 500 क्या 500 का स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500√3, 500√3 मीटर। दिस इज द आर, आर कितना आ गया 500√3। तो ये हो गया थर्ड केस में, मैं ये रफ कर रहा हूं। केस नंबर थर्ड, 8th टर्न, कौन सा 8th टर्न, 8th टर्न में डिस्टेंस कितना 4000, डिस्प्लेसमेंट कितना, ये आर क्या है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना 500√3 डिवाइड बाय 4000, तो ये कितने टाइम्स कट गया 8 टाइम्स, √3/80 आंसर, ठीक है, √3/80। तो ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, टेस्ट में पूछ सकता हूं, टेस्ट में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 4.11, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, रहने दो। 4.12 अगेन बेसिक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा रखे, तो होमवर्क है आपका होमवर्क रहेगा 4.11 4.12 मैंने करा रखा है ऐसा क्वेश्चन। 4.13 रहने दो, मैं कराऊंगा।
4.14 भी मैं ही कराऊंगा। 4.15 ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर रहने दो। 4.16 अगेन होमवर्क। 4.16 तुम कर सकते हो। 4.17 भी तुम कर सकते हो। 4.17। 4.18 क्या बोल रहा है? 4.18 भी कर सकते हो तुम। 4.18 भी कर सकते हो, ठीक है। 4.20 भी कर सकते हो। बस इतने कर सकते हो, इतने खुद से कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन बता रहा हूं। 4.11, 4.12, 4.16, 4.17, 4.18 एंड 4.20 इतने क्वेश्चन आज का होमवर्क रहेगा। आप अच्छे से करना, मजा आएगा। प्रैक्टिस करो यार खुद से, सॉल्यूशन देखने से क्या फायदा, ठीक है। तो मजा आ जाएगा।